मैं अंजुल अग्रवाल सरव एजुकेशन से। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक के बारे में जो है 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। टॉपिक पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी में क्या क्या हो रहा था। एक्टिविटीज़ हो रही थी, जैसे कि हम कंज्यूम कर रहे थे चीज़ों को, हम प्रोड्यूस कर रहे थे इकोनॉमी में चीज़ों को, है ना। अब ये जो हमारी पूरी इकोनॉमी में है, इसमें हम कैसे ग्रुप्स डिवाइड कर सकते हैं कि कंजम्पशन कौन कर रहा है जी, प्रोडक्शन कौन कर रहा है जी, क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं इकोनॉमी में। इस बेसिस पे हमने क्या किया है, अपनी इकोनॉमी को 4 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया कि कौन क्या कर रहा है। हाँ, तो आज हम बेसिकली इन्हीं 4 सेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले। कौन कौन से हैं सेक्टर्स? हाउस होल्ड सेक्टर्स, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर। एक एक करके सभी सेक्टर्स को समझते हैं। देखो बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम बाकी चीज़ें समझ पाएंगे कि कैसे हमारी इकोनॉमी फंक्शन करेगी, कैसे चीज़ें हमारी इकोनॉमी में जो गुड्स हैं, जो कि सेल हो रही हैं, परचेज हो रही हैं, वो कैसे फंक्शन करती हैं, कैसे हमारी इकोनॉमी में पैसा फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से एक जगह से वापस। ऐसे हमारा जो ये सर्कुलर मूवमेंट है, ये कैसे होता है इकोनॉमी में पैसे का। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सेक्टर्स को समझने से। सबसे हमारा पहला सेक्टर कौन सा है? हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या आपको, हम अभी तक इतनी इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर चुके हैं, क्या हमें समझ आता है कि हाउस होल्ड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि क्या कर रहा है? कंजम्पशन कर रहा है। जो भी गुड्स इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है वो क्या कर रहा है? कंजम्पशन कर रहा है। एक और बात, अगर हम एक और चीज़ हाउस होल्ड के बारे में समझना चाहते हैं, सेक्टर के बारे में, तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखो, अगर हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है? कंजम्पशन कर रहा है, तो एक कंजम्पशन करने के लिए उसको पैसे तो चाहिए ना। वो पैसे उसके पास कहाँ से आ रहे हैं? वो पैसे हाउस होल्ड सेक्टर को मिल कैसे रहे? कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, जहां से उसको पैसे मिल रहे हैं। देखो आराम से समझ लो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। हम वैसे तो पढ़ चुके हैं क्या होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, बहुत हम पढ़ते आ रहे 7th 8th स्टैंडर्ड से। लेकिन हमें इनका मतलब समझ आता है इकोनॉमिक्स के हिसाब से। लैंड का मतलब क्या? ज़मीन का एक टुकड़ा है? नहीं। कोई भी नेचुरल रिसोर्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? लैंड के नाम से सिंबलाइज कर देते, दिखा देते कि अच्छा लैंड, जो भी जिसके पास भी वो नेचुरल रिसोर्स है, वो उसको यूज़ करने के लिए क्या करेगा? किसी से पैसे चार्ज करेगा। आगे हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक पीस ऑफ लैंड है, आपके पास एक फैक्ट्री ओनर आता है, वो बोलता है कि यार मैं यहाँ पर इस पीस ऑफ लैंड पर एक फैक्ट्री शुरू करना चाहता हूँ। तो आप कहोगे ठीक है, मैं इस लैंड को क्या कर दूंगा? आपको रेंट कर दूंगा। तो आपके जो आप हाउस होल्ड हो, आपके पास पैसे कहाँ है? आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई किया प्रोड्यूसर सेक्टर को। कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड। लैंड का क्या मतलब है? ऐसा कोई भी नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमी का जो कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में दिया जा रहा है, ठीक है, और उसके बदले कुछ ना कुछ हाउस होल्ड को मिल रहा है। लैंड हमें समझ आ गया कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। अगला हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लेबर। लेबर से हम क्या समझते हैं कि जो भी कोई भी वर्क फोर्स, कोई भी किसी भी प्रकार का वर्क फोर्स जो एंगेज्ड है और उससे उनको पैसे मिल रहे हैं, वो क्या है? लेबर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपके डैड एक कंपनी में काम करते हैं, तो वो क्या हुए? लेबर हुए। वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उनसे क्या होगा? इनकम आएगा उनके पास। बिल्कुल क्लियर हो गया कि हम लेबर कैसे देते हैं प्रोडक्शन सेक्टर को। एक हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को कैसे लेबर का सप्लाई करता है और उसके बदले उनको क्या मिलता है? इनकम मिलता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझ रहे कि क्या होता है, एंड हाउस होल्ड को पैसे कैसे मिलते हैं उनसे। देखो नेक्स्ट हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है कोई भी ऐसे गुड्स, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ हो रही है। जैसे कि हमने बात की थी कैपिटल गुड्स थी ना हमारे पास, जैसे कि मशीनरीज थी, टूल्स थे,
जो कि मशीनरीज, टूल्स, व्हीकल्स, ये सब चीज़ें जो भी प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ की जा रही है, इनको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोल देते हैं। अब देखो, अगर आप किसी मशीन के ओनर हो एंड आप वो मशीन सप्लाई कर रहे हो किस चीज़ के लिए? प्रोडक्शन के प्रोसेस को चलाने के लिए। आप हाउस होल्ड हो, आपने क्या किया? उस मशीन का सप्लाई दिया है प्रोडक्शन सेक्टर को ताकि वो प्रोडक्शन कर सके, तो आपको उसके बदले पैसे मिल रहे हैं ना। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि हाउस होल्ड को कैसे एक और तरीके से पैसे मिल सकते हैं अगर वो कैपिटल सप्लाई करते हैं इन द प्रोड्यूसिंग सेक्टर को देते हैं एंड उसके बदले उनको कुछ ना कुछ जनरेशन मिलता है इनकम का। लास्ट हमारा क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को हम क्या समझते हैं? क्या समझते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप से? एंटरप्रेन्योरशिप को जनरली डिफाइन करते हैं ऐसा कोई भी पर्सन, कोई भी एंटरप्रेन्योर। पर एक्चुअली में इस एलिमेंट को, इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ऐसा कोई भी एलिमेंट जो कि बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से क्या कर रहा है? काम करवा रहा है, उन्हें बाउंड कर रहा है। अब यार बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारे हमारे पास कैपिटल गुड्स हैं, ठीक है, कैपिटल की चीज़ें, बहुत सारा लेबर अवेलेबल है मार्केट में, पर इन सब चीज़ों को साथ में लाके काम जो करना है उसके लिए भी तो एक बाइंडिंग एलिमेंट चाहिए ना। एंटरप्रेन्योरशिप वो बाइंडिंग एलिमेंट है। वो एंटरप्रेन्योर कहाँ से आता है? वो भी हाउस होल्ड से ही आता है। तो हमें बेसिकली समझ आ गया कि लैंड का मतलब क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज किसी भी तरीके के। उसके बाद लेबर क्या है? वर्क फोर्स, जो भी इकोनॉमी में लोग काम कर रहे हैं। और हमने क्या बात की? कैपिटल की। जिस भी प्रकार के एसेट्स हमारी इकोनॉमी में सप्लाई किए जा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट हमारा है एंटरप्रेन्योर, यानी कि वो बाइंडिंग एलिमेंट जो बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को साथ जोड़ के काम करेगा, आइडिया जनरेट करके उस पर वर्क करेगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स कौन है? हमारा हाउस होल्ड। और हमारे हाउस होल्ड जो कि कंजम्पशन करते जा रहे थे गुड्स का, वो कंजम्पशन करने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सप्लाई कर रहे हैं। हाँ, और जो भी उनके पास पैसा आ रहा है उससे क्या कर रहे हैं? वो कंजम्पशन कर रहे हैं। तो बेसिकली हाउस होल्ड सेक्टर हमें एकदम क्लियर हो गया कि हाउस होल्ड सेक्टर का बेसिकली दो काम है कि भाई एक तो हम कंजम्पशन करने वाले इकोनॉमी में, और एक हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई भी देने वाले हैं इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट सेक्टर पे चले। नेक्स्ट सेक्टर है हमारा प्रोडक्शन सेक्टर या प्रोड्यूसिंग सेक्टर। इसमें क्या होगा? नाम ही बोल रहा है कि हम क्या करेंगे भाई, हम वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो इकोनॉमी में गुड्स की सप्लाई देने। हाँ, तो बेसिकली देखो सिंपल हम यहाँ से क्या समझते हैं कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर का क्या काम होगा? एक तो वो गुड्स के सप्लाई देंगे मार्केट में, वेरी राइट। अच्छा, और दूसरा काम क्या होगा कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनको वो एम्प्लॉय करेंगे। हाँ, हमने यही तो बात की ना, हाउस होल्ड सेक्टर किसे सप्लाई कर रहा था? प्रोड्यूसिंग सेक्टर को ही दे रहा था ना सब कुछ, अपनी सर्विसेज। हाँ, तो वो इन सभी सर्विसेज को जोड़ के अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके वो क्या करने वाले हैं? वो गुड्स प्रोड्यूस करने वाले हैं, वो सर्विसेज प्रोड्यूस करने वाले हैं। बिल्कुल, हमें यहाँ तक प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी समझ आ गया और हाउस होल्ड सेक्टर भी समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा सेक्टर है कौन सा? गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट का क्या काम होता है? हम देखते हैं हमारी गवर्नमेंट कितना कुछ करती है, हमारी कंट्री को चलाती है, लोगों को सब्सिडीज़ दे रही है, या फिर लोगों के लिए रोड कंस्ट्रक्ट कर रही है, और भी बहुत सारी रेलवेज चला रही है। अलग अलग गवर्नमेंट बहुत सारे फंक्शंस कर रही है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम गवर्नमेंट के फंक्शंस को कैसे डिवाइड करते हैं? हम गवर्नमेंट को ऐसे समझते हैं कि एक तो गवर्नमेंट क्या करेगी? कंजम्पशन करेगी, यानी कि जो भी गुड्स इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है उसे क्या करेगी? कंज्यूम करेगी, चाहे वो अब कंज्यूम करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या फिर जैसे भी उसका सिस्टम है। और एक हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी? प्रोड्यूसर का रोल भी प्ले करेगी कि वो इकोनॉमी में ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस भी करेगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट हमारा दोनों, जो अभी तक हम रोल समझ कर आए हैं, दोनों रोल्स प्ले करिए, कंज्यूमर का भी और एक प्रोड्यूसर का भी। कंजम्पशन भी करेगी वो गुड्स का और प्रोडक्शन भी करेगी। और हम क्या सोच सकते हैं कि और गवर्नमेंट क्या करेगी? देखो, अगर गवर्नमेंट प्रोडक्शन कर रही है तो यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे हाउस होल्ड के पास, गवर्नमेंट उन्हें भी एम्प्लॉय करेगी। हाँ, हम अपनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेके, अपना लेबर लेके गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाते कि नहीं जाते? हाँ, तो हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है कि गवर्नमेंट और क्या करेगी?
ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इन्हें भी एम्प्लॉय करेगी। और हम क्या सोच सकते हैं, किसी ने टैक्स का नाम सुना है? हम लोग क्या टैक्स पेयर्स है ना, हम टैक्स पे करते हैं। या और भी गवर्नमेंट के कितने छोटे बहुत खर्चे होते हैं जो कि हम पे करते हैं। हाँ, एज अ कंज्यूमर वो हमसे चार्ज करते हैं कि भाई ये चार्ज हो रहा है, आपसे पानी का बिल लिया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल लिया जा रहा है। हाँ, तो यहाँ से हम क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस भी कलेक्ट करती है और रेवेन्यूज भी कलेक्ट करती है। गवर्नमेंट का हम फंक्शन समझे, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है? एक तो गवर्नमेंट कंजम्पशन कर रही है, एक गवर्नमेंट प्रोडक्शन कर रही है, एक गवर्नमेंट टैक्सेस और बाकी जो रेवेन्यूज हैं जो कि टैक्सेस से रिलेटेड नहीं है वो हमसे कलेक्ट कर रही है, और एक हमारी इकोनॉमी के जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्हें भी वो एम्प्लॉय कर रही है। समझ आ गया गवर्नमेंट सेक्टर। नेक्स्ट सेक्टर हमारा कौन सा है? एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर में हम क्या बात करते हैं कि जो भी हमारी इकोनॉमी है, हमारा फॉर एग्जाम्पल हम अपना देश ले लेते हैं, हमारा देश एक इकोनॉमी है, इससे बाहर की जो भी इंटरैक्शन होती है इस इकोनॉमी, इस बाउंड्री लाइन के, ये हमारा देश है, इसके बाहर जितनी भी इकोनॉमीज एग्जिस्ट कर रही है, फॉरेन इकोनॉमीज ये वो, उन सब से हमारा जो भी इंटरैक्शन होते हैं, इम्पोर्ट्स होते हैं, एक्सपोर्ट्स होते हैं, जो भी इंटरैक्शन होता है गुड्स से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड जो भी हमारा इंटरैक्शन थर्ड पार्टी के साथ है आउट ऑफ द इकोनॉमी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के रूप में, उसे हम क्या बोल देते हैं? हमारा एक्सटर्नल सेक्टर। बिल्कुल क्लियर हो गया, हमने 4 सेक्टर समझ लिए। हमारी इकोनॉमी को हम ये 4 सेक्टर्स में कितने सिंपली तोड़ सकते हैं। हमने बेसिकली किया क्या? 4 ग्रुप्स बना दिए, 3 ग्रुप्स को इकोनॉमी के अंदर रखा है, एक ग्रुप ऐसा है जो इकोनॉमी से बाहर है पर वो भी हमारी इकोनॉमी में क्या कर रहा है? इंटरैक्शन कर रहा है। 3 ग्रुप्स हमारी इकोनॉमी के अंदर कौन से? एक तो वो ग्रुप जो कंजम्पशन कर रहा है और सप्लाई कर रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, एक वो ग्रुप जो प्रोडक्शन कर रहा है एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर रहा है? एम्प्लॉय कर रहा है, और एक वो सेक्टर जो कि दोनों का रोल कहीं ना कहीं प्ले कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहा है। तो हमें 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बिल्कुल क्लियर हो गए। अब अगर हम बात करें कि जो अलग अलग सेक्टर्स हैं इनके बीच में चीज़ें मूव इन मूव आउट कैसे कर रही है, हमने भी देखा ना, अभी हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जा रहे थे प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ, प्रोडक्शन सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज आ रही थी हाउस होल्ड की तरफ। तो ये जो हमारा इंटरचेंज हो रहा है ये कैसे बात करते हैं, हम इसके बारे में कैसे डिफाइन करते हैं? हमारी बुक इसे बहुत सिंपली डिफाइन करती है, क्या बोल के? इंटरसेक्टोरल फ्लो। यानी कि ऐसा फ्लो क्या होता है? कोई भी मूवमेंट की जब बात हो रही है, हम स्टैटिक बात नहीं कर रहे, एक जगह पर रुक कर बात नहीं कर रहे, हम किसी चीज़ की फ्लोएबिलिटी में बात कर रहे हैं, उसे हम फ्लो बोलते हैं। यानी कि एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो उसे फ्लो बोलते हैं। तो अभी हमारा टॉपिक क्या, हम क्या बात कर रहे हैं? इंटरसेक्टोरल फ्लो। यानी कि हमारे जो सेक्टर्स हमने डिफाइन किए इनके बीच में चीज़ें कैसे फ्लो करती हैं। कोई भी गुड्स है, कोई भी सर्विसेज है, मनी है, इनके बीच में वो फ्लो कैसे करती है, घूमती कैसे, आसान भाषा में बोले तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी कि यहाँ से आपको क्या समझ आएगा कि आपकी इकोनॉमी में पैसा, गुड्स, सर्विसेज घूम कैसे रहे हैं। हाँ देखो, बहुत सिंपल है। हमारी बुक क्या कर रही है, इसको 2 तरीकों से बांट देती है। कहती है देखो कंफ्यूज मत हो कि ये भी फ्लो रहा है, ये भी फ्लो रहा है, ये भी फ्लो रहा है, ये भी फ्लो रहा है। सिंपल रखो, पैसे वाले फ्लो को एक तरफ कर लो और सर्विसेज वाले फ्लो को एक तरफ कर लो। तो सर्विसेज में क्या हो रहा है, देखो हमारी इकोनॉमी में 2 सेक्टर्स की बात करें, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। हमने बात की थी ना, हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दिया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए। अब प्रोड्यूसर सेक्टर ने इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज किया और उन्होंने क्या जनरेट किए? गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज कौन खरीदेगा? हाउस होल्ड सेक्टर। तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ सप्लाई कर दी? हाउस होल्ड सेक्टर में। तो सिंपली हम क्या समझे, देखो हाउस होल्ड से सर्विसेज गई, हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गए प्रोड्यूसिंग सेक्टर में, प्रोड्यूसिंग सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज आ गई हाउस होल्ड सेक्टर में। ठीक है, अच्छा अब मेरे को बताओ ये क्या फ्री में हो रहा है काम? क्या हमने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए या जो हमने गुड्स लिए, फैक्ट्री ने हमें गुड्स दिए, क्या वो फ्री में दिए जा रहे हैं? नहीं,
मनी भी तो इन्वॉल्व है। तो अगर आप इसी से समझो कि जब हाउस होल्ड ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई किया तो उन्होंने ऑब्वियसली पैसे चार्ज किए होंगे। तो जब हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई कर रहा है तो फैक्ट्री उन्हें क्या देगी? मनी देगी। तो फैक्ट्री टू यानी कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा? मनी सप्लाई आ जाएगा। अब ये जो हाउस होल्ड सेक्टर के पास मनी आई है, ये इसे यूज कैसे कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए कर रहा है। तो हाउस होल्ड सेक्टर से फिर ये मनी कहाँ चली जाएगी? प्रोड्यूसिंग सेक्टर में चली जाएगी। देखो कितना तो सिंपल था। हमने क्या बात की? जब हम सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं और जब हम गुड्स सप्लाई हो रही है प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर में, इसे हम बोलते हैं रियल फ्लो, जहां पर हमारी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में रिवॉल्व कर रही है। लेकिन जब इन्हीं के बदले में हम क्या मनी को इन्वॉल्व करके बात करें कि पैसे कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, पहले हाउस होल्ड सेक्टर को पैसे मिले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई करने के लिए, फिर हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसिंग सेक्टर को पैसे पे किए हैं गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने के लिए। इसको हम जब मनी को इंक्लूड करके बात करें, इस फ्लो को हम बोलते हैं मनी फ्लो। तो बेसिकली हम इंटरसेक्टोरल फ्लो को दो तरीके से समझते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो हमें समझ आ गया कि रियल फ्लो क्या होते हैं और मनी फ्लो क्या होता है। अब ये जो मनी फ्लो है, इसको हमारी बुक एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के मेथड से हमें बताती है। बेसिकली बात क्या होगी कि जो भी इनकम या मनी इकोनॉमी में है, वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह इकोनॉमी के अंदर ही क्या करती रहेगी? रिवॉल्व करती रहेगी। पहले वो किसके पास है? प्रोड्यूसर्स के पास। उन्होंने क्या किया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके पास है यानी कि हाउस होल्ड के पास, उनको पेमेंट कर दी। हाउस होल्ड ने क्या किया? वो पेमेंट उठा के फिर से फैक्ट्री ओनर्स को पे कर दी। क्यों? गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए। हाँ, तो बेसिकली इसी के बारे में अगर हम अच्छे से समझें, देखो बात सिर्फ इतनी, लेकिन इसको अगर हम टर्मिनोलॉजीज में लेकर जाएं, टर्म समझने की कोशिश करें, तो हमारी बुक क्या बोलती है कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसमें 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहला स्टेज प्रोडक्शन का या वैल्यू एडिशन स्टेज बोल देते हैं। सेकेंड स्टेप है इनकम जनरेशन स्टेज। थर्ड स्टेप है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। नाम ही बता देंगे आधी बात। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो हमारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं वो क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। उस प्रोडक्शन से इकोनॉमी में क्या होगा? वैल्यू एडिशन होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम अज्यूम करें हमारी इकोनॉमी में पहले सिर्फ 5000 रुपीज़ के गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस बार हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके जो प्रोडक्शन हुआ है वो कितना हुआ? 10,000 का हुआ। तो एडिशन कितना हुआ? एडिशनल एडिशन कितना हुआ? 5000 रुपीज़ का एडिशन हुआ ना। तो भाई 5000 रुपीज़ का जो इकोनॉमी में वैल्यू ऐड हुआ है, जो 5000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है, ये पैसा किसके पास जाएगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास जाएगा ना। यानी कि जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है वो 5000 एक्स्ट्रा यूनिट्स जो बनाएंगी, उससे क्या क्या करना पड़ेगा? रेंट भी तो पे करेंगी जहाँ उसे रखेंगी, लैंड के लिए। हाँ, लेबर भी तो पे करेंगी, वेजेस भी तो पे करेंगी लेबर को उनकी सर्विसेज के लिए। कैपिटल को यूज़ कर रही है जो भी, उनको भी तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। लास्ट हमारा क्या पॉइंट है? प्रॉफिट्स। यानी कि जो भी वो प्रोडक्शन कर रही है, एक्चुअली वो किस लिए कर रही है? प्रॉफिट्स जनरेट करने के लिए कर रही है ना। तो जो हमारा एंटरप्रेन्योर है, उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो बेसिकली जब भी हमारी इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो वो पैसा जाने कहाँ पे वाला है? एंड ऑफ द डे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास जाएगा। जब ये पैसा प्रोड्यूसिंग यूनिट से कहाँ जा रहा है? हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास जा रहा है। उनके लिए वो क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगी। तो हमारे को उसका क्या बन जाएगा? सेकंड स्टेज बन जाएगा हमारा इनकम जनरेशन का। फर्स्ट स्टेज में हमारा क्या था? हमारी इकोनॉमी में वैल्यू ऐड हुई। अब ये जो वैल्यू ऐड हुई है, ये एंड ऑफ द डे कहाँ जाएगी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास जाएगी ना। तो वो हमारा बन जाएगा सेकंड स्टेज, यानी कि इनकम जनरेशन का स्टेज, जहाँ पर हमारे जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको क्या मिलेगा? इनको मिलेंगी अपनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट, और इनके पास क्या होगा? इनकम जनरेट हो जाएगा।
तो बेसिकली हो क्या रहा है कि अब ये जो इनकम जो जनरेट हो गई है ये कहाँ जाएगी? मार्केट में तो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है क्या करेगा, कंज्यूम करेगा ना गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेज। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? वैल्यू एडिशन हुआ। फिर वैल्यू एडिशन से क्या हुआ? इनकम जनरेशन हुआ। इनकम जनरेशन की वजह से क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेज है। बेसिकली ना तो हमारी इकोनॉमी में हम लोग कभी डिमांड करना बंद करेंगे। ऐसा तो नहीं होने वाला ना कि आज आप आज कुछ मांग रहे हो लेकिन कल से उस चीज़ की डिमांड खत्म ही हो जाने वाली है। नहीं, तो हम कभी मांगना नहीं बंद करेंगे, बनाने वाले कभी बनाना नहीं बंद करेंगे। और इसीलिए जो हमारी इकोनॉमी में पैसे हैं वो क्या करेंगे? रिवॉल्व करते रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। इसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से फिर पहली जगह की ओर भागती है। तो क्या क्या हमने 3 स्टेज डिस्कस किए हैं? सबसे पहला वैल्यू एडिशन, उसके बाद इनकम जनरेशन, उसके बाद बताओ डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेज हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हमें सर्कुलर मॉडल ऑफ इनकम बिल्कुल समझ आ गया कि कैसे पैसा एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसे ही सर्कल में रिवॉल्व करता जा रहा है। अब इस मॉडल को पढ़ के हम बेसिकली क्या क्या ऑब्जर्वेशंस निकाल पाए, हमने सीख क्या क्या लिया? देखो, एक तो हमने सीखा कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या वैल्यू एडिशन हो रहा है वो किसके इक्वल है? इनकम जनरेशन के। और हमने क्या सीखा कि जो इनकम जनरेट हो रहा है ये इक्वल है किस चीज़ के? जो भी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्चा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या है ये? इक्वल है। तो अब यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन ये निकाल सकते हैं ना कि हमारा जो वैल्यू एडिशन है यानी कि प्रोडक्शन, और हमारा जो इनकम जनरेशन है, और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है या एक्सपेंडिचर है, सब आपस में क्या है? तीनों आपस में क्या है? इक्वल है। इसे हमारी बुक बोलती है ट्रिपल आइडेंटिटी। अगर आपको कोई पूछ ले, कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ट्रिपल आइडेंटिटी क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? अरे यार बहुत सिंपल है। क्या हो रहा है यहाँ पर कि हमारा जो भी वैल्यू एडिशन है वो हमारी इनकम जनरेशन के, और हमारा सारा इनकम जनरेशन हमारे डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सपेंडिचर के इक्वल है। तो ये हमारा क्या है? ऑब्जर्वेशन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। समझ गए बिल्कुल हम ये बात। और हम अगर बात करें कि जो हमने मॉडल की बात की है, हमने सारा डिज़ाइन सेटअप किया है, इसमें बेसिकली कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ हमने चीज़ें अज्यूम कर ली हैं। शायद आपने नोटिस भी की हो कि हम जब भी बात करें, हम बात करें प्रोडक्शन सेक्टर की और हाउस होल्ड सेक्टर की, हमने बाकी के 2 सेक्टर्स तो इग्नोर ही कर दिए। हमारे पास 4 सेक्टर्स थे ना, एक तो गवर्नमेंट सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर। हम बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ प्रोडक्शन सेक्टर की और हाउस होल्ड सेक्टर की। हमने इग्नोर किया है किसको? हम मानकर चल रहे हैं कि ना तो हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर है और ना ही हमारी इकोनॉमी में एक्सटर्नल सेक्टर है, यानी कि कोई इम्पोर्ट्स से एक्सपोर्ट्स नहीं है हमारी इकोनॉमी में। समझे? तो हमारा अजम्पशन क्या है कि 2 सेक्टर इकोनॉमी है, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल सेक्टर हमारी इकोनॉमी के अंदर नहीं। ये थी इस मॉडल की अजम्पशंस, ये भी हम समझ गए। अच्छा, तो हम हमेशा अपने लेक्चर में एक बात ज़रूर करते हैं कि हम यार ये जो पढ़ रहे हैं इसकी ज़रूरत क्या है यार, क्या फ़ायदा होगा ये सब पढ़ के? तो सिग्निफिकेंस तो पता करना ही पड़ेगा ना यार कि मैं क्यों पढ़ूँ, क्यों याद रखूँ मैं सर्कुलर मॉडल क्या होता है, ये क्या होता है। देखो क्या फ़ायदा होगा अगर आपने सर्कुलर मॉडल को समझ लिया, आपने समझ लिया कि जितना भी आपका इनकम जनरेशन है वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन के, और जितना भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके वैल्यू एडिशन के, सब आपस में इक्वल है। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो जब हम लोग मिलकर नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, तब हमें क्या होने वाली है? बहुत आसानी होने वाली है। वहाँ पे हमारी ये सब चीज़ें यूज़ होंगी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स जब हम बात करते आ रहे हैं ये सब हमारे किस में यूज़ होने वाले हैं? नेशनल इनकम। ठीक है। अच्छा, एक और सिग्निफिकेंस है यार, देखो आप लोगों को नॉलेज तो मिली ना कि अगर आपके जेब में 100 रुपये, आप उसे खर्च कर रहे हो, 10 रुपये का चिप्स ले रहे हो, चॉकलेट्स ले रहे हो, ये ले रहे हो, वो ले रहे हो, आपके जेब से जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो इकोनॉमी में घूम फिर के आपके घर में वापस आ जाता है। हाँ, हमने ये भी तो सीखा। तो हमारे
को फ़ायदा क्या हुआ है टॉपिक पढ़ने का? एक तो हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में हेल्प मिलने वाली है। सेकंड, हमें फ़ायदा क्या हुआ कि ये टॉपिक पढ़ के हमें नॉलेज मिला कि जो मनी का फ्लो है ये काम कैसे करता है, जो रियल फ्लो इसका रिजल्ट है मनी फ्लो, ये इकोनॉमी में कैसे काम करता है। होप हमें ये टॉपिक बिल्कुल समझ आ गया होगा। कोई भी अगर आपकी क्वेरीज है, डाउट्स है, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबके लिंक्स गिवन हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, बाय बाय गाइस।